हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश इज हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक का चैप्टर नंबर 9 विच इज होली। और डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले वी विल रीड आउट दिस बॉक्स। बॉक्स में क्या लिखा है? फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। ठीक है, तो अपने बचपन से ही भोली जो है एक लड़की है जिसको उसके घर में निगलेक्ट किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? तो फिर उसकी जो टीचर है उसके अंदर इतना खास जो है अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाती है? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदों पर खरी उतरेगी? तो वो अब हमें चैप्टर को पढ़ के पता चलेगा। ओके, तो चलिए। हर नेम वॉज सुलेखा। तो भोली का नाम वैसे तो सुलेखा था, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसको भोली बुलाते थे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपलटन। जैसे भोला बच्चा होता है ना कोई, तो नाम ही रख देते थे कि अगर कोई भोला है तो लड़के का नाम भोला ही रख दिया, अगर कोई लड़की भोली है तो उसका नाम भोली रख दिया। इस तरीके से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपलटन। ओके, ये क्या थी? ये फोर्थ डॉटर थी नंबरदार रामलाल की। ठीक है, तो रामलाल वॉज हर फादर्स नेम। ओके, तो जब ये 10 महीने की होती है ना, तो इस बच्चे के साथ, भोली के साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, तो ये आपको याद रख लेनी है। जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। कहने का मतलब वो सर के बल गिर गई थी चारपाई से। ओके, और बोल रहे हैं कि शायद इसी गिरने के कारण कुछ जो पार्ट है उसके ब्रेन का वो क्या हो गया था? डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो हमेशा ही एक बैकवर्ड चाइल्ड रही। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई बच्ची। जैसे कई बच्चों का विकास अपनी उम्र के हिसाब से नहीं होता ना, मतलब। ओके, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाने लगा? भोली कहा जाने लगा, द सिंपलटन। ओके, इस वजह से उसका नाम भोली पड़ा। तो बर्थ के वक्त जो चाइल्ड था, मतलब कि भोली थी, वो काफी फेयर थी एंड प्रिटी थी। लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया, जिसको चेचक की बीमारी भी बोलते हैं। ओके, तो सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो परमानेंटली डिसफिगर हो चुकी थी बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। कहने का मतलब उसकी पूरी बॉडी में ब्लैक पोक मार्क्स जो थे, धब्बे बन चुके थे। ओके, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अब एक ट्रेजेडी और हो गई, दो ऑलरेडी हो चुकी हैं, एक 10 महीने की उम्र में, एक 2 साल की उम्र में। ओके, और अब ये 5 साल की उम्र से भी ऊपर हो चुकी है, 5 साल तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये बोल नहीं पा रही है। एंड फाइनली जब ये बोलना सीखती है तो ये स्टैमर करती है। स्टैमर करती है मतलब हकलाती है। ओके, द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिक्ड हर। मिमिक मतलब होता है नकल करना। तो बाकी बच्चे जो है उसका मजाक बनाते हैं, उसकी नकल करते हैं, जिसकी वजह से अब वो बहुत कम बोलती थी। ओके, ताकि बाकी बच्चे जो है उसका मजाक ना बनाए। तो रामलाल जो है, अब भोली की फैमिली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामलाल जो है भोली के फादर, उनके 7 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। जिसमें से सबसे छोटी जो बेटी है वो उनकी क्या है? यंगेस्ट ऑफ देम जो क्या है? सबसे छोटी भोली ही है घर में। तो ये काफी प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड है। प्रॉस्परस मतलब ये एक ऐसे किसान है जिनका कामकाज काफी अच्छा है। ओके, तो इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सभी चिल्ड्रन भोली को छोड़कर काफी हेल्दी एंड स्ट्रांग है। जो सन्स हैं उनको शहर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए और बाद में कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। लेकिन डॉटर में से सबसे बड़ी डॉटर क्या थी? राधा। ओके, जिसकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी थी। सेकंड डॉटर का नाम था मंगला, जिसकी मैरिज फिक्स हो चुकी थी। ओके, एंड जब वो भी हो जाएगी तो रामलाल फिर अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचेंगे, जिसका नाम है चंपा। तो सभी जो बेटियां थी वो काफी गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी, और उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा ढूंढना जो है, वह ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन रामलाल को सिर्फ भोली की फिक्र थी। क्यों? क्योंकि ना ही वो गुड लुकिंग थी और ना ही उसके अंदर इंटेलिजेंस थी। कहने का मतलब ना ही वो होशियार थी। ओके, क्लियर? तो चलिए, अब क्या होता है? देखिए, ये रही बोली भोली। ठीक है, जो घर में अकेले पड़ी रहती है साइड पे। ठीक है, तो घर पे भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो भोली जब 7 साल की हुई तो उसकी जो सिस्टर है मंगला, जिसकी मैरिज ऑलरेडी बातचीत हो रखी थी, तो उसकी भी शादी हो जाती है। अब घर में सिर्फ 2 लड़कियां रह जाती हैं, एक चंपा और एक भोली। तो उसी ईयर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है लड़कियों के लिए। तहसीलदार साहिब आते हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी स्कूल की परफॉर्म करने के लिए, और वो रामलाल को कहते हैं कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि रामलाल जो थे वो अपने गांव के रेवेन्यू ऑफिशियल भी थे। रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफिशियल समझते हो ना? जितने भी फार्मर्स हैं उन सभी से वो जो रेवेन्यू है, जो टैक्स के फॉर्म में वो देते हैं, तो वो रामलाल कलेक्ट करेगा एंड देन वो तहसीलदार को क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा।
तो इसका मतलब ही वॉज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट। तो तहसीलदार साहब क्या बोलते हैं रामलाल को कि तुम गवर्नमेंट के क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो तुम अपनी बेटी को स्कूल जरूर भेजो और विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, क्योंकि उन दिनों में लड़कियों की पढ़ाई को खास अहमियत नहीं दी जाती थी, लड़कियों के लिए स्कूल खुला था। ओके, तो अगर रेवेन्यू ऑफिशियल अपनी लड़की को स्कूल भेजेगा तो तुम्हें देखकर बाकी सब विलेजर्स भी क्या होंगे, इनकरेज होंगे और वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। तो उस रात रामलाल जो है अपनी वाइफ के साथ कंसर्न करता है, कंसल्ट करता है। अब उसकी वाइफ चिल्लाती हुए बोलती है कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? तो देखिए, इससे पता चलता है कि कितने नैरो माइंडेड ये लोग थे, इनकी सोच कितनी छोटी थी। अब रामलाल जो है उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार साहब की बात को ना माने। डिसोबे मतलब किसी की बात को ना मानना, इनकार कर देना। तो वो लास्ट जो है उसकी वाइफ जो है, एट लास्ट उसकी वाइफ उसको क्या आइडिया देती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ हमें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज देयर एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, एक तो उसकी शादी होने के चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वो देखने में काफी भद्दी लगती है, ये आप जानते हो, क्योंकि उसकी सारी बॉडी में क्या है, ब्लैक पोक मार्क्स हैं और लैक ऑफ सेंस, ठीक है, इतनी ज्यादा उसमें कुछ अकल वगैरह भी नहीं है, ठीक है, सेंस भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो स्कूल में जो टीचर्स है ना, उन्हीं को भोली की फिक्र करने दो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट दिन रामलाल जो है भोली को पकड़ लेते हैं उसके हाथ से और क्या बोलते हैं, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली बहुत डर जाती है क्योंकि उस वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। ओके, उसको तो सिर्फ यही याद था कि कुछ दिन पहले घर के बाहर उनकी जो ओल्ड काऊ है, पुरानी गाय जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको भी घर से बाहर इसी तरीके से ले गए थे और उसको बेच आए थे। तो उसको शायद अब यही लग रहा है कि यहाँ पर उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो वो क्या बोलती है, न न न न न नो, तो ये उसकी स्टैमरिंग बताई गई है और वो डर के मारे तेज चिल्लाती है और अपने हाथ को अपने फादर की पकड़ से छुड़ा लेती है। अब उसके फादर जो है उसको काफी भरा बुरा भला कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, ठीक है, बेवकूफ बच्चे, है ना, शाउटेड रामलाल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि इसको कुछ डिसेंट कपड़े जो हैं वो पहना दो, नहीं तो जो टीचर्स हैं और जो बाकी की स्कूल गर्ल्स हैं, ठीक है, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, क्योंकि रामलाल जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल है, ऑब्वियसली उनको सारा गांव जो है वो जानता है। तो अगर उन्हीं की बेटी ऐसे गंदे कपड़ों में स्कूल आएगी तो लोग उनके बारे में क्या बात करेंगे। तो दैट वाज द मैटर ऑफ हिज प्रेस्टीज, ठीक है, प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली, घर की इज्जत का सवाल था। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आज इसको डिसेंट क्लोथ्स जो है वो पहना दो। अब यहाँ पर नए कपड़े तो कभी भोली के लिए बनवाए ही नहीं गए थे, उसको हमेशा पुरानी ड्रेसेस जो उसकी सिस्टर्स की उसको पास ऑन कर दी जाती थी और कोई भी उसके कपड़ों को धोने या मेंड करने की फिक्र नहीं करता था। मेंड करना मतलब जब कोई कपड़ा उधड़ वगैरह जाता है तो उसको सिल देते हैं, ठीक है, और ना ही उसके कपड़े धोए जाते थे। लेकिन आज वो लकी थी क्योंकि उसको एक नीट एंड क्लीन ड्रेस मिल रही थी अपनी बहन चंपा की, जो कई सारी वॉशिंग्स के बाद श्रंक हो चुकी थी। श्रंक होने का मतलब जब कपड़े को बार बार आप धोते हैं तो कपड़ा सिकुड़ जाता है ना और साइज में छोटा हो जाता है। तो अब वो चंपा को पूरी नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो ड्रेस आज किसको मिल जाती है, भूली को मिल जाती है डालने के लिए। ओके, तो आज तो उसको इवन नहलाया भी जाता है और उसके रूखे सूखे बालों में तेल भी लगाया जाता है। जब इतना कुछ भोली के साथ होता है तभी उसको इस चीज का अनुभव होने लगता है, मतलब कि वो महसूस करने लगती है, उस चीज पर विश्वास करने लगती है दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको जरूर एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो उसके घर से तो बेटर है। ओके, तो जब वो स्कूल पहुंचते हैं बच्चे ऑलरेडी अपनी अपनी क्लासरूम्स में होते हैं। रामलाल जो है अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देते हैं। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लड़की है भोली, उसकी आंखें जो है वो डर से भरी हुई हैं, ठीक है। देयर वर सेवरल रूम्स, ठीक है, तो बहुत सारे कमरे हैं और हर एक रूम में जो गर्ल्स हैं वो नीचे मैट्स के ऊपर, ठीक है, बैठी हुई हैं और बुक्स में से पढ़ रही हैं और उनके हाथों में स्लेट हैं जिन पर वो लिख रही हैं।
अब हेड मिस्ट्रेस भोली को बोलती हैं कि तुम इनमें से किसी भी एक क्लासरूम में एक कॉर्नर पे जाकर बैठ जाओ। अब भोली तो नहीं जानती थी कि स्कूल जो है एग्जैक्टली क्या चीज होता है, किसकी तरह होता है और वहां पर क्या करवाया जाता है, उसको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन वो इस चीज से काफी खुश थी क्योंकि उसको वहां पर बहुत सारी लड़कियां अपनी खुद की उम्र की जो है देखने को मिलती हैं और वो होप करती है कि काश इन लड़कियों में से कोई एक उसकी दोस्त बन जाए। अब जो लेडी टीचर थी जिस कमरे में वो बैठी थी, वो लड़कियों को कुछ ना कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करती है, जो पिक्चर्स लगी हैं वॉल के ऊपर वो उनको देखती है। तो जो कलरफुल पिक्चर्स हैं वो उसको काफी फैसिनेट करती हैं। फैसिनेट मतलब शी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। और अब यहाँ पर वो बहुत सारे कंपैरिजंस करती है। हॉर्स जो था, घोड़ा जो था, बिल्कुल ब्राउन था, तहसीलदार साहिब के घोड़े की तरह, जिसके ऊपर वो आए थे विलेज में विजिट पे करने के लिए। जो बकरी थी, गोट थी, वो बिल्कुल काली थी, उनके पड़ोसी की बकरी की तरह। जो पैरेट था वो बिल्कुल ग्रीन था, जैसा पैरेट उसने आम के बाग में देखा था। और जो काऊ थी वो बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी की तरह थी। एंड इतनी ही देर में भोली नोटिस करती है कि टीचर जो थी वो उसके पास में खड़ी थी और उसको देखकर हंस रही थी। और अब टीचर उससे पूछती है, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। अब भोली यहाँ पर स्टैमर करेगी, भ भो भो। शी कुड नॉट स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल पाती है और रोने लगती है और उसकी आंखों में से आंसू जो हैं हेल्पलेस फ्लड की तरह बहने लगते हैं, जैसे मानो बाढ़ आ गई हो। ठीक है। और वो अपना सर नीचे कर लेती है और एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है और उसके अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं होता बाकी लड़कियों को देख पाने का अपना सर ऊपर करके। क्यों? क्योंकि वो जानती थी क्योंकि ये लड़कियां जो हैं उस पर अभी भी हंस रही थी। ओके। तो जब स्कूल की बेल लगती है सभी लड़कियां जो है क्लासरूम के बाहर भाग जाती हैं। तो भोली जो है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने कॉर्नर को अभी तक भी छोड़ सके। उसका हेड अभी भी नीचे है और वो अभी भी सोब कर रही है। सोब मतलब जब आप कंटिन्यूअसली रोते रहते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आंसू निकलने बंद हो जाते हैं, सिर्फ सिसकियों की आवाज ही आती है। ओके। अब उसको आवाज आती है भोली। तो ये किसकी आवाज थी? टीचर की आवाज थी और टीचर ने उसका नाम पुकारा काफी ही सॉफ्ट एंड सूदिंग आवाज में। आज से पहले भोली को इतने प्यार से कभी नहीं बुलाया गया था। तो इतने प्यार से जब टीचर ने उसको एड्रेस करा तो ये चीज उसके मन को छू गई। अब टीचर बोलती है, गेट अप, सेड द टीचर, उठो। और ये कमांड नहीं थी, ये कोई ऑर्डर नहीं था, ये बिल्कुल फ्रेंडली सजेशन थी, जैसे मानो कोई उसका दोस्त उससे बात कर रहा हो। भोली खड़ी हो जाती है और अब टीचर बोलती है कि मुझे अपना नाम बताओ। भोली की पूरी बॉडी जो है पसीने से भर जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं। उसको लग रहा है कि क्या उसकी लड़खड़ाती जुबान के कारण उसको एक बारी फिर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहती है कि इस काइंड विमेन के लिए उसको जरूर जो है एक बारी प्रयास करना चाहिए। ओके। तो वो अपना जो है, क्योंकि उसकी जो टीचर थी उसकी आवाज काफी सूदिंग थी और उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे ऊपर नहीं हंसेगी, अगर मैं लड़खड़ाऊंगी भी तो ये मेरे ऊपर नहीं हंसेगी। तो अब वो ट्राई करती है, भ भ वो और वो स्टैमरिंग करने लगती है। लेकिन टीचर उसको आगे से इनकरेज करती है और क्या बोलती है, वेल डन, वेल डन, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम पुकारो। भ भ भो भोली। एट लास्ट वो पूरा नाम ले पाती है और काफी सुखद महसूस करती है, जैसे ही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। टीचर उसको वेल डन कहती है, उसको थपथपाती है प्यार से और बोलती है कि अपने मन से सारा डर जो है बाहर निकाल दो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तुम भी दूसरों की तरह, जब डर मन से बाहर निकाल दोगी तो तुम भी दूसरों की तरह बिल्कुल बोल पाओगी। ठीक है, बिना हिचके। भोली ऊपर देखती है मानो जैसे कि वो टीचर से पूछ रही हो, रियली क्या सच में ये पॉसिबल है? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, टीचर का आगे जवाब आता है। कम टू स्कूल एवरी डे, जरूर रोज स्कूल आना। ठीक है, विल यू कम? अब वो भोली से पूछती है, क्या तुम आओगी? भोली आगे से सर हिलाकर जवाब दे देती है। अब टीचर बोलती है, नहीं, तेज बोलकर बताओ। अब वो बोलती है, ये यस, अगेन वो स्टैमर करती है। भोली इस बारी
खुद बहुत हैरान थी कि कैसे उसने यस बोल लिया, ठीक है, बिना ज्यादा स्टैमरिंग किए। तो अब इतनी देर में टीचर आगे से बोलती है, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? नाउ टेक दिस बुक, ये किताब ले जाओ। उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी, ठीक है, और उन पिक्चर्स के साथ कलरफुल पिक्चर्स जो थी, डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स की, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और हर एक पिक्चर के साथ एक बड़े बड़े लेटर्स में शब्द लिखा था। अब उसको टीचर बोलती है कि 1 महीने में तुम इस पूरी बुक को पढ़ पाओगी, फिर मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी, फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, कि तुम्हें विलेज में जितना किसी को नहीं आता होगा तुम सीख जाओगी। ओके, तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं, लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे रिस्पेक्ट के साथ। ओके, और तुम बोल पाओगी बिना स्टैमरिंग के, ठीक है, स्टैमरिंग के मतलब बिना हकलाए। अंडरस्टैंड? अब घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली को ऐसे लगना लगता है, उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी है, ठीक है। अब उसको ऐसा लग रहा है जैसे विलेज टेम्पल की सारी जो घंटियां हैं वो बजने लगी हों, ठीक है, और जो ट्रीज हैं इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, ठीक है, स्कूल के सामने, स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ है उसमें जो सारे फूल हैं, हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, ठीक है, उसमें बड़े बड़े फूल खिल गए हों। उसका जो दिल है वो धड़क रहा था एक नई आशा के साथ और एक नई जिंदगी की कल्पना में। ओके, तो कहने का मतलब टीचर का जो इम्प्रेशन था वो काफी अच्छा था उसके ऊपर वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, और उसको काफी उम्मीद है कि उसकी लाइफ में अब बदलाव आ पाएगा। अब आगे साल बीत जाते हैं, विलेज जो है स्मॉल टाउन में बदल जाता है, लिटिल प्राइमरी स्कूल जो है वो एक हाई स्कूल बन जाता है। अब क्या है, टिन शेड के नीचे सिनेमा भी लगता है। ओके, कॉटन गिनिंग मिल भी जो है उनके विलेज में आ चुकी है। जो मेल ट्रेन है अब उनके रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो कहने का मतलब ये टाइम के साथ जो डेवलपमेंट होती है ना किसी भी जगह में, वो बताई गई है। अब वक्त के साथ साथ भोली भी बड़ी हो चुकी है, तो एक रात डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं कि क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसकी वाइफ आगे से बोलती है कि यस बिल्कुल, भोली काफी लकी होगी कि उसको ऐसा वेल टू डू ब्राइडग्रूम मिलेगा, कहने का मतलब ऐसा लड़का मिलेगा, ऐसा दूल्हा उसको मिलेगा, तो काफी किस्मत वाली होगी। उसके पास बड़ी सी शॉप है, उसका अपना खुद का घर है, हजारों रुपए हैं उसके बैंक में, ठीक है, और इससे बड़ी बात वो कोई भी दहेज नहीं मांग रहा है। डॉरी का मतलब होता है दहेज। आगे से रामलाल कहता है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन वो जवान नहीं है, वो मेरी उम्र का है, और इवन लिम्स, लिम्स मतलब लंगड़ा के चलता है, और उसके जो बच्चे हैं पहली वाइफ से वो काफी बड़े हैं, ठीक है, ऑब्वियसली भोली की उम्र के होंगे। सो व्हाट डज इट मैटर, लेकिन भोली की माँ क्या बोल रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, ये एक मैन के लिए, आदमी के लिए कोई बड़ी एज नहीं है। हम लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से है और वो भोली के पोक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है और उसकी लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं जानता है कि वो उसमें इतनी समझ नहीं है। अगर हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भोली सदा के लिए अनमैरिड ही रह जाएगी, कुंवारी ही रह जाएगी। अब रामलाल आगे से बोलता है यस, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। तो आगे से माँ क्या बोलती है भोली की कि वो विटलेस क्या कहेगी, वो गवार क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। तो आगे से रामलाल कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, ठीक है, आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली जो है अपनी चारपाई पर उठी हुई थी, लेटी हुई थी, लेकिन वो जगी हुई थी और उसको अपने पेरेंट्स की सारी बातें जो है सुनाई दे रही थी। ओके, विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, ठीक है, तो एक वेल टू डू ग्रोसर था। तो वो बड़ी सी, कहने का मतलब शादी का दिन आ जाता है, भोली ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहती। ओके, तो बिशंबर अपनी बिग पार्टी फ्रेंड्स के साथ, रिलेशंस के साथ, ठीक है, वेडिंग के लिए आ जाता है, ठीक है, बैंड बज रहा है, पॉपुलर ट्यून ट्यून जो है इंडियन फिल्म से बज रही है, वही बारात जो लेकर आते हैं ना उसका माहौल बताया गया है, पूरे बाराती हैं साथ में, ब्राइडग्रूम जो है वो घोड़े के ऊपर डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। रामलाल जो है वो बहुत खुश होता है इतना पॉम्प एंड स्प्लेंडर देख के, ठीक है, इतना शानो शौकत देख के, क्योंकि
उसने ऐसा नहीं कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि उसकी जो चौथी बेटी की जो शादी थी वो इतनी ग्रैंड मैरिज होगी। ओके। और भोली की जो बड़ी सिस्टर्स हैं वो भी जो है उसके लक से काफी जल रही हैं। ओके। मतलब कि उनको जलन हो रही है भोली से, ठीक है, जेलस फील कर रही हैं। वो ये नहीं देख रही कि उनकी बहन को इतना बड़ा, उनके फादर की उम्र का लड़का जो है उसके साथ उसकी शादी हो रही है, उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो तो उससे जेलस फील कर रही हैं। जब ऑस्पिशियस मोमेंट आता है, जो पंडित है वो कहता है कि दुल्हन को लेकर आया जाए। भोली आती है। भोली ने रेड कलर की ब्राइडल ड्रेस सिल्क की डाल रखी है और भोली को ब्राइड लेट टू द ब्राइड्स प्लेस, उसको जो दुल्हन के लिए जगह है, ठीक है, जो सैक्रेड फायर, जो पवित्र अग्नि है, ठीक है, जिसके उसने फेरे लेने हैं, ठीक है, जिसके आसपास घूमकर, तो उसको वहां बिठा दिया जाता है। और अब गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, ठीक है, तो बिशंबर नाथ का एक दोस्त कहता है कि दुल्हन को वरमाला पहनाओ, ठीक है। तो ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ठीक है, तो ब्राइड ग्रूम जो है जो बिशंबर है वो येलो मैरीगोल्ड से बनी हुई जो माला है फूलों की उसको उठा लेता है। जो एक औरत है वो स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ठीक है, वो भोली के चेहरे पर से जो घूंघट है उसको थोड़ा सा पीछे करती है। विशंबर एकदम से फटाफट से देखता है भोली के चेहरे की ओर और उसका जो गार्लैंड है उसके हाथों में ही रह जाता है। और अब जो ब्राइड है वो चुपके से जो घूंघट है उसको अपने फेस पर दोबारा से ढक लेती है। तो अब बिशंबर अपने दोस्त को बोलता है जो उसके साथ बैठा है कि क्या तुमने उसको देखा है, उसके पूरे चेहरे पर पोक मार्क्स हैं। तो उसका फ्रेंड आगे से बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, लेकिन वो बोलता है कि ये बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इससे शादी करनी है तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब अब वो शर्त रखने लगता है। तो रामलाल जो है वो अपनी पगड़ी जो है अपने इज्जत को विशंबर नाथ के पैरों पर रख देता है और वो ये बोलता है कि मुझे इतना मत ह्यूमिलेट करो, मेरी इतनी बेइज्जती मत करो, 2000 रुपये में मान जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उनकी डीलिंग चल रही है मानो जैसे किसी सब्जी का मोल भाव वो कर रहे हैं। लेकिन बिशंबर साफ साफ बोल देता है 5000 रुपये नहीं तो मैं अपनी बारात वापस लेकर जा रहा हूँ, अपनी डॉटर को तुम ही रखो। रामलाल अभी भी उसको कहता है कि थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करो, अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं अपना जो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा विलेज में। लेकिन फिर वो जब देखता है कि बात नहीं बन रही है तो 5000 रुपये बाहर लेके आता है। उसके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। रामलाल जो है, रामलाल वेंट इन, अंदर जाता है, ठीक है, देन आउट विद 5000, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, ठीक है, लेकर आता है। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ, ठीक है, तिजोरी खोलता है, नोट्स गिनता है और बंडल जो है वो विशंबर के पैरों में रख देता है। विशंबर के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल है, ट्रम्फेंट, ट्रम्फेंट मतलब विक्टोरियस स्माइल, जैसे मान लो उसने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, कितनी बड़ी जंग वो जीत गया हो। जैसे मान लो उसने एक जुआ खेला और वो जीत गया। अब वो बोलता है कि गार्लैंड लेके आओ। अब उसको भोली के चेचक के जो निशान है उसके चेहरे पर, अब उसको उन निशानों से कोई दिक्कत नहीं है, अब जब उसके पास पैसे मिल गए हैं तो। अब वंस अगेन जो घूंघट है उसको पीछे किया जाता है, लेकिन इस बार भोली की आंखें नीचे नहीं है, नीचे की ओर झुकी हुई नहीं है, वो बिल्कुल ऊपर देख रही थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में। और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था ना ही हेट्रेड थी, बस एक कोल्ड कंटेम्प्ट था। कोल्ड कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। ओके। बिशंबर जो है गार्लैंड जो है ऊपर रेस करता है भोली को पहनाने के लिए, लेकिन इससे पहले वो भोली को गार्लैंड जो है पहना पाता, भोली का हाथ एकदम चमकती हुई बिजली की तरह सामने बाहर निकल कर आता है तेजी से और गार्लैंड को वो उठाकर फेंक देती है। किसके ऊपर? जो फायर जल रही है उसके अंदर वो जा गिरता है गार्लैंड। और अब वो उठती है और अपना घूंघट उठाकर पहनती है और क्या बोलती है, पिताजी। अब वो लाउड क्लियर वॉइस में बोल रही है कि एंड उसके मदर और फादर, ब्रदर, ठीक है, रिलेशनशिप, नेबर सब हक्के बक्के रह जाते हैं उसको बिना स्टैमरिंग के बोलते हुए सुनता देखकर। और अब वो बोलती है, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी। ओके। तो रामलाल जो था वो भी हैरान रह जाता है, थंडर स्ट्रक, ठीक है। जो सभी गेस्ट हैं वो फुसफुसाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, कितनी शेमलेस लड़की है, कितनी अगली है, कितनी शेमलेस है।
भोली, आर यू क्रेजी? अब उसके फादर बोल रहे हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम अपनी फैमिली को डिसग्रेस करना चाहती हो? अपनी फैमिली की इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है? अब भोली कहती है कि आपकी इज्जत के कारण ही मैं चुप थी। मैं इस इंसान से, लेम ओल्ड मैन से, जो इतना बूढ़ा है, ठीक है, और जो लंगड़ा है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मैं ऐसे इंसान को जो मीन है, ठीक है, जो ग्रीडी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो इतना कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड है, मैं इसको अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आई वॉन्ट। कंटेम्प्टेबल का मतलब जिसके मन में दूसरों के प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ओके, तो कितनी बेइज्जती करी है उसने भोली की सबके सामने, एक तरीके से उसके पॉक मार्क्स को देखकर, पैसे मांगकर। सभी बोलने लगते हैं, अभी देखो समाज का नजरिया कैसा है, वो लड़की को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और बोल रहे हैं कितनी शेमलेस गर्ल है। हमें तो लगा था ये एक हार्मलेस डम्प काउ है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन भोली उसी वक्त तेज आवाज में वायलेंटली उस बूढ़ी औरत को बोलती है। वो बोलती है कि हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं तो एक डम ड्रिवन काउ ही थी। डम ड्रिवन काउ मतलब एक ऐसी गूंगी गाय जिसको जहाँ ले जाया जाए, जिसके हवाले करना चाहे, आपका दिल करे तो आप उसके हवाले उसको कर दो, ठीक है। लेकिन तभी तुम मुझे इस ऐसे हार्टलेस क्रिएचर के हाथों में, निर्दयी आदमी के हाथों में सौंपना चाहते थे। लेकिन ये गूंगी गाय बोल सकती है, ये स्टैमरिंग फूल बोल सकती है, ठीक है, ये बेवकूफ हकलाने वाली लड़की बोल सकती है। क्या तुम और सुनना चाहती हो? तो कहने का मतलब भोली काफी कॉन्फिडेंट है अपने मूव को लेकर, जो उसने स्टेप लिया है, कदम लिया है। विशंबर नाथ जो ग्रोसर है वो वापस जाने लगता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है भोली जो है उससे शादी नहीं करेगी। और जो बैंड्समैन है, जो बैंड बना बजा रहे थे, वो काफी कंफ्यूज्ड है, उनको लगा कि जैसे सेरेमनी एंड हो गई और वो क्लोजिंग सॉन्ग मतलब विदाई विदाई वाला गाना जो है वो गाने लगते हैं। रामलाल जो है वो स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, ठीक है, कहने का मतलब जैसे काफी शर्मिंदा फील महसूस वो कर रहा है, अपना सर नीचे कर कर, ठीक है, और शर्म के मारे उसका सर नीचे है, ठीक है, ग्रीफ के मारे उसको काफी दुख है और वो खड़ा है। जो सेक्रेड फायर की फ्लेम्स हैं वो बुझ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और सब जा चुके थे। रामलाल जो है भोली की तरफ मुड़ते हैं और क्या बोलते हैं कि व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा, देखो एंड में उसके लिए वर्ड यूज हुआ है सुलेखा, अभी तक उसके लिए भोली वर्ड यूज किया गया, क्योंकि अब ये पहले वाली भोली नहीं है, इसके अंदर एक बदलाव आ चुका है। वो अपनी काम एंड स्टडी वॉइस में बोलती है, पिताजी मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ओल्ड एज में आपका और मम्मी का ख्याल रखूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैम? और वो अपनी टीचर से पूछती है जो वहीं खड़ी थी कि क्या मैं ठीक नहीं कह रही। टीचर जो है वो इतनी देर से कॉर्नर में खड़ी थी, ये पूरा ड्रामा देख रही थी, तो वो आगे से जवाब देती है, हाँ भूली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। और उसकी स्माइलिंग आंखों में एक ऐसा डीप सेटिस्फेक्शन है, उसकी टीचर की आंखों में, जैसे मानो कि एक आर्टिस्ट जब अपना मास्टरपीस कंप्लीट कर लेता है, उसको निहारता है, ठीक है, मेडिटेट करता है, ठीक है, तो उसको कितना गर्व महसूस होता है अपने ऊपर। तो ऐसी वो जो टीचर है वो अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में देख रही है कि उसने उस ऐसी लड़की को जो कभी स्टैमरिंग किया करती थी, जो लोगों से डरती थी, इतनी फ्राइटेंड गर्ल हुआ करती थी, बोलने से भी डरती थी, उसको एक ऐसे मास्टरपीस में उसने तब्दील कर दिया जो काफी क्या है, बोल्ड है, करेजियस है, समाज का सामना करने के लिए रेडी है, अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट दिखाया गया है, और एजुकेशन क्या बदलाव लेकर आ सकती है उसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।